तो लेट्स वी गेट स्टार्टेड। पता है वेव ऑप्टिक्स की जो फाइट थी वो न्यूटन के बीच और हाइजन के बीच में चल रही थी ना। न्यूटन के लिए जो लाइट होती है इट इज़ ए कॉर्पस्कल्स, और हाइजन के लिए वेव होती है। तो कोई भी क्वांटिटी, उसको हम पार्टिकल बोले या वेव बोले, इसको डिसाइड करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले पढ़ेंगे हम। एक वेव के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके पास एक वेवलेंथ होगी। क्या होती है वेवलेंथ? अगर इसको पिक्टोरियली समझें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक वेव, और आगे बनाए तो ऐसे करके बनेगी एक वेव। और वेव का जो नेचर है, जो पैटर्न है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आंसर है पहली वेवलेंथ। और क्या होती है ये? तो आंसर है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, या फिर एक माउंटेन से, मतलब क्रेस्ट से क्रेस्ट की डिस्टेंस, या फिर ट्रफ से ट्रफ की डिस्टेंस, या फिर इस पार्ट से इस पार्ट की डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंसेस होंगी ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? वेवलेंथ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, ग्रीक लेटर, है ना। अब दूसरा, वेव के पास और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? इट विल हैव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो आंसर है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार ऐसे मूवमेंट करता है, या फिर एक सेकंड में एक साइकिल कितनी बार पूरी होती है। मान लो कि यहाँ से यहाँ एक सेकंड तक गई, कितनी साइकिल पूरी हुई? तो ये 1 साइकिल, इसमें 1 2 3 एंड हाफ, तो इसमें 3 एंड हाफ साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हुई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। नंबर 3, इट विल हैव स्पीड। नंबर 4, इट विल कैरी एनर्जी। और इसी तरह से इसके पास और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? तो आंसर है इसके पास एक चलने वाला फेज होगा। फेज क्या होता है? तो देखो, एक सर्कल या फिर एक सर्कुलर पाथ, इसको हम कंसिडर करते हैं फॉर नाउ। अब मानते हैं कि चलो इसके किसी इस पॉइंट से एक पार्टिकल P इस सर्कुलर पाथ के अलाउंग मूव करना स्टार्ट करता है। तो अगर ये किसी इंस्टेंट पर यहाँ तक पहुँचता है फ्रॉम O to A, तो ये कितना एंगल बना के पहुँचा? तो इसका एंगल पता चलेगा ये फिक्स एक्सिस से, फिक्स लाइन से, जो कि रेडियस है, ये इतना एंगल बना के पहुँच चुका है। फिर ये और ऊपर जाएगा तो इसका एंगल और बढ़ जाएगा। ये तो इस तरह से जब जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के अलाउंग मूव करेगा, ये एंगल को स्वीप करता जाएगा। अगर हम इस पार्टिकल के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर एक पार्टिकल को कंसीडर करें या फिर बांध दें, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये पार्टिकल भी ऊपर जाएगा। अगर ये रेड वाला पार्टिकल नीचे आता है तो ये नीचे आएगा इसके परपेंडिकुलर, ये इधर आएगा तो ये वाला पार्टिकल इधर आएगा।
ये वाला घूम के इधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा इसके परपेंडिकुलर, ये ऊपर जाएगा इसके परपेंडिकुलर पार्टिकल यहाँ आएगा, ये इधर जाएगा वो पार्टिकल यहाँ आएगा। तो क्या देख रहे हो आप, इसमें एक पाथ सर्कल पाथ पे मूव करता है और एक पार्टिकल ये ऐसे ऑसिलेट करता है। अब हम ये कहते हैं कि पार्टिकल ए की लोकेशन बताओ, तो आपने कहा पार्टिकल ए θ1 के एंगल पर है ना, इस एंगल पर पार्टिकल 1 है। इसी तरह से ये अप्रोच रखते हुए अगर हमें ए की लोकेशन पता है तो क्या हम इस पार्टिकल जिसका नाम हम क्यू दे देते हैं, क्या इसकी लोकेशन हमें मिल नहीं पाएगी? तो आंसर है बड़ी आसान है। अगर हमें ए की पता है तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और पार्टिकल क्यू वहीं पर मिलेगा। अगर इसी पार्टिकल ए की लोकेशन यहाँ पर है और ये एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने कवर किया है, यहाँ तक मान लो, तो पार्टिकल क्यू कहाँ पर होगा? इसके परपेंडिकुलर यहाँ तक। फिर से अगर हमें ये एंगल पता है कि पार्टिकल किसी θ1 के एंगल पर है, तो अगर इस एंगल को हम पता कर लें, हमने कहा ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये रहा 45 डिग्री, ये 45 है, पार्टिकल ए यहाँ पर है, हमने बता दिया। तो क्यू कहाँ पर होगा? क्यू ये इधर होगा। तो इसका मतलब कि हम इसमें एंगल के थ्रू पार्टिकल की लोकेशन को बता सकते हैं। कौन सा पार्टिकल? जो ये सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है, प्लस जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी भी तो लोकेशन बता सकते हैं। अगर हम एंगल के थ्रू ए की लोकेशन बताते हैं तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी भी तो बता सकते हैं। तो मतलब ये कि एंगल पता होने से हमें इस ऑसिलेट करते हुए सीधी लाइन में चलते हुए पार्टिकल की लोकेशन भी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन, सीधे चलने वाले पार्टिकल के पास एंगल कहाँ से आया? आ जाओ। हैं? अच्छा, तो सीधे चलने वाले पार्टिकल के पास एंगल कहाँ से आया? तो आंसर है ये एंगल है तो इसी का, लेकिन हम इसके एंगल से पार्टिकल जो सीधा चल रहा है उसकी लोकेशन बता सकते हैं। तो ऐसे केस में जो ये एंगल है सीधे चलने वाली बॉडी का, ये एंगल नहीं होता, इसको कहते हैं उसका फेज। क्या कहते हैं इसका? फेज। और जो पार्टिकल सीधा चल रहा है उसके लिए यही एंगल को हम क्या कहेंगे? ये फेज। अब पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका नेचर देखो, क्या बनाएगा? एक वेव। तो इसका मतलब जो पार्टिकल सीधा चल रहा है इट विल फॉर्म अ वेव, और वेव के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? फेज। और फेज से क्या पता चलेगा उसने कितनी वेव कंप्लीट कर ली। जैसे मैंने कहा आपसे कि पार्टिकल जो क्यू है वो 0 के फेज पर है, तो बताओ वो कहाँ पर है? कितनी वेव पूरी की? कोई वेव पूरी नहीं की। पार्टिकल क्यू π/2 के फेज पर है, इधर कितनी वेव पूरी की? तो π/2 का मतलब है एक लोकेशन से उठ के मैक्सिमम तक गया। इसको देखो, ये 0 से स्टार्ट करके ये चल के कहाँ तक आया? मैक्सिमम तक। फिर जब पाई का फेज कवर करेगा तो पाई के फेज पर ये 180 कवर कर लेगा इधर। फिर 3π/2 कवर करेगा। 3π/2 का मतलब है फुल वेव करने के बाद फिर से आधी, मतलब नीचे की तरफ मैक्सिमम, यहाँ से ऊपर मैक्सिमम, फिर 0 पे आया, फिर नीचे की तरफ मैक्सिमम, तो ये 0 पे आने के बाद नीचे मैक्सिमम, फिर 2π का फेज कवर करेगा तो फिर से 0 पे आ जाएगा। टू पाई के बाद फिर से आगे जाएगा, आ जाएगा इधर। तो क्या कर रहा है ये फेज के थ्रू वेव की लोकेशन बता रहा है कि वेव कितनी कंप्लीट हुई, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, ये पता लग जाता है। सो ये है फेज। आए दिमाग में? अच्छा, तो अब हम इस बात को कंटिन्यू करते हुए सीधे चलने वाली बॉडी के लिए एंगल है ना,
आया ना दिमाग में ये? ठीक, अच्छा, यहां से हम उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे जिससे ये साबित हो जाए कि कोई भी क्वांटिटी वो वेव है कि नहीं है। तो न्यूटन की और हाइजन की जो राइवलरी चल रही थी ये इस बात पर थी कि जो लाइट है वो पार्टिकल है कि वेव है, और वेव को वेव साबित करने के लिए इसका एक रामबाण एक्सपेरिमेंट है। वो क्या एक्सपेरिमेंट है? तो आंसर है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या वेव, इंटरफेरेंस। और ये वो एक्सपेरिमेंट है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आज साबित होता है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमने 2015 में रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया, एक रिवॉल्यूशनरी प्रिडिक्शन को वेरीफाई किया, और वो ये कि स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव मिलना। इस एक्सपेरिमेंट से हम स्पेस में होने वाली हलचल का पता लगा लेते हैं। कैसे लगाते हैं, क्या होता है इसका कहानी, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इंटरफेरेंस एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है जो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ों की बात हो जाती है जिसको डेप्थ में थोड़ा ध्यान से समझना ज़रूरी है। इंटरफेरेंस को समझने से पहले जो टर्म्स आएंगी इसमें उसको देखते हैं। टर्म्स क्या है इसमें? पहली आने वाली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या है इसको समझ लें तो हमें इंटरफेरेंस पढ़ने में आसानी होगी। सो व्हाट इज मेंट बाय सुपरपोजिशन? देखो, सुपरपोजिशन का मतलब है कि कई सारी क्वांटिटी हैं जो किसी एक पॉइंट पे या आपस में एक दूसरे को अफेक्ट पहुंचाती हैं। यहाँ पर जो वेव के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो कुछ ये कहती है कि अगर हम ये कंसिडर करें कि एक पानी है, उस पानी को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो वो क्या क्रिएट करेगा? एक वेव, है ना। पानी में एक रिपल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और पानी को हम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो पानी में ऐसे करके रिपल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पानी जब चलता है उसे चलने का तरीका क्या है? वेव है, एक वेव। चलो, तो सुपरपोज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी दो वेव का आपस में वेक्टर सम हो जाना। वेक्टर सम हो जाने से मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखो, ये एक वेव, इसमें जो इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, एम्पलीट्यूड, और इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर उसके थ्रू समझें तो क्या कहेगा? एक पार्टिकल यहां से इधर आया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, तो वो एम्पलीट्यूड है। दूसरा, जब वेव चलेगी एनर्जी लेकर चलेगी, अब उसकी एनर्जी जो लेकर आ रही है, हम लाइट की बात करते हैं, वाटर वेव की नहीं, लाइट की। तो लाइट जब चल के आएगी तो चमक लेकर आएगी अपनी स्ट्रेंथ, जिसको हम क्या कहेंगे? उसकी इंटेंसिटी, कितनी वो एनर्जी लेके आ रही है, कितनी वो चमकदार है। ठीक है, क्या कह रही है? उसकी इंटेंसिटी। अच्छा, अब यहां से एक चीज और, जब ये वेव आगे की तरफ बढ़ रही है इसका नेचर कैसा होगा बढ़ने का? तो आंसर है ऐसा होगा जैसे हमने वाटर में, ये समुद्र है, ओशन, इसमें हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं।
तो देखो कैसा होगा डिस्टर्बेंस। हम इसके एक पॉइंट पे यहाँ पर हमने ऐसे इसको मारा, तो हम ये नोट करेंगे कि इसके चारों तरफ एक रिपल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे करके, इसका मतलब इस पानी में ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करके एक वेव बनना स्टार्ट। मतलब पानी को बीच में से टैप किया तो पानी ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये होगा। इसके अगर इन ऊपर और नीचे जो ऐसे करके पानी होता है, ऐसे करके ऑसिलेट, क्या होता है इसमें, अगर हम एक कागज़ का पीस यहाँ पर रख दें तो कागज़ का पीस वो क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। अगर पानी चल रहा होगा तो वो ऐसे भी जाएगा, एक जगह से टैप किया तो वो ऐसे करेगा, ऑसिलेट करेगा ना। ये कागज़ का पीस भी ऐसे करेगा। और कागज़ के पीस को ऊपर जाते वक्त इस पॉइंट पे थोड़ा सा भी धक्का आगे मिला तो वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो वो एक ही जगह पर कंटिन्यू ऑसिलेट करेगा। एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये ऑसिलेट करने का तरीका होगा। तो ऐसे में हमने जहाँ पर डिस्टर्बेंस किया, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, उसके आसपास क्या बन गई, एक वेव, जो कल हमने देखा था कि वेव बनने का मेन कारण क्या है, डिस्टर्बेंस। अब इसमें अगर ये लाइट है तो लाइट कैसे करके प्रोपेगेट, तो आंसर है, माना ये जाता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसके ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ही स्फेरिकल में आगे बढ़ती है। अगर वो पार्टिकल है तो पार्टिकल की तरफ बढ़ेगी, अगर वो वेव है तो वो ऐसे बढ़ेगी, जिसमें क्या क्या होगा, एक क्रेस्ट होगा, एक ट्रफ होगा, एक माउंटेन एक वैली, क्रेस्ट और ट्रफ, और उसके पास क्या होगा, एक इंटेंसिटी, चमक होगी। अच्छा, अब हमने एक चीज़ और मानी, क्या मानी, तो सुनो, मैंने यहाँ डिस्टर्बेंस करते करते एक पॉइंट और लिया, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस किया, या फिर मैंने एक काम किया, काम मैंने ये किया कि मैंने इस कमरे को पानी से भर दिया, इसके किसी एक पॉइंट पे मैंने डिस्टर्बेंस किया, तो क्या होगा, वो वेव ऐसे करके प्रोपेगेट करेंगी ना। अच्छा, मैंने ना एक छोटा सा इंतज़ाम किया, वो इंतज़ाम क्या कि मैंने इसके इस साइड पर ऐसे मैंने एक दो स्लिट रख दी, इसको क्या बोलते हैं, स्लिट को टुकड़ा मान लो, मैंने छोटा सा रख दिया। ये कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, इसकी मैथमेटिक्स हमें पता लग जाएगा। हम मैथमेटिक्स से पता लगा लेंगे कि इसको कितना रखें, इसको कितना रखें, तो ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। तो टुकड़ा जो मैंने इसमें गैप रखा है, ये गैप, ये कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सारी बातें आगे मिलेंगी। मानो अगर हम ऐसा रख देते तो क्या देखने को मिलेगा, आप देखोगे कि जब वेव ऐसे करके आगे बढ़ रही है, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर भी आएगी, तो यहाँ से ये दो हिस्से बना के निकलेगी। ऐसे निकलेगी ना। अब यहाँ से एक वेव ऐसे जा रही है, एक वेव और फैल रही है, दोनों वेव जा रही है ना, तो दोनों वेव जो इन दोनों होल से निकली हैं वो भी आगे प्रोपेगेट करते 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 किसी एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेंगी, क्योंकि वो फैल रही है ऐसे। जैसे अगर हम मान लें कि मैं उस कमरे वहाँ से लाइट जलाऊँ और मैं यहाँ से लाइट जलाता हूँ, दो लाइट, तो दोनों लाइट आपस में मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, क्योंकि वो दोनों फैल रही हैं। वो वाली फैल के इधर आती है तो ये वाली फैल के उधर जाती है, तो दोनों वेव मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी, तो पक्का। तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं मिलेंगी, और इनके मिलने को हम क्या कहते हैं, सुपरपोज करना। तो सुपरपोजिशन में क्या होता है, तो आंसर है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स आर सुपरपोज्ड टू ईच अदर, then their net displacement will be
नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वेव की डिस्प्लेसमेंट y है, एक और चल के आ रही होगी इस y1 तो दूसरे की y2, ये और ये नेट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या है, तो आंसर है y मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड। लेकिन एक इंस्टेंट पर ये कितना है y1, एक इंस्टेंट पर ये कितना है y2, मैक्सिमम कितना है a2 a1 है कि नहीं। जब दोनों वेव मिलेंगी तो हो सकता है कि इसमें से एक वेव ऐसे पहुंच रही है स्क्रीन पर प्रोपेगेट करते करते, देखो मानो कि यहां से दो वेव बनाता हूं मैं और ये स्क्रीन है, ठीक है, मैं दोनों को अलग अलग बना रहा हूं अभी, लेकिन होगा क्या ऐसे, ये ऐसे मीट करेंगे, लेकिन समझने के लिए मैं दोनों को सेपरेट बना रहा हूं। एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, क्या पता एक ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, हाँ कि ना। अगर ये कैसे भी तैसे एक पॉइंट पे फैल के जब मिलेंगी आपस में तो क्या होगा, ये क्या है ये, तो आंसर है कि ये है y1 y2 और ये है y3, मतलब तीनों के डिफरेंट वेव पहुंच रही हैं। कैसे, मानो कि ये स्क्रीन है, ठीक, एक वेव ऐसे पहुंच रही है इसी पॉइंट पर, एक वेव ऐसे पहुंच रही है, एक वेव ऐसे पहुंच रही है, तीनों के पहुंचने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग नहीं भी हो सकता, सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन इतना पता है कि जब पहुंचेंगी तो मिलेंगी तो उसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम, सुपरपोज करना, ठीक है। तो सुपरपोजिशन क्या हो गई, तो आंसर है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टेल्स अस दैट व्हेन टू वेव propagating and superpose each other, then their displacement will be vector sum of the displacement। वेक्टर सम क्यों, तो आंसर है कि मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कॉमन माइंड में आ ही नहीं सकती। जब दो वेव आपस में मिल रही है, मान के चलना, और स्क्रीन पर दोनों की, मान लो स्क्रीन है, इसका एम्पलीट्यूड ए पहुंचा, वाई नहीं पहुंचा, मतलब वाई मैक्सिमम पहुंचा यहां तक, दूसरी वेव इसका भी ए पहुंच गया, और जब दोनों की मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम चमक एक साथ पहुंचेगी तो उसकी चमक ज्यादा तेज होगी। मैं इस बात को आपको शो करता हूं, ठीक है, 2 मिनट रुको। Make a couple of adjustments to the lane. You'd expect that if I roll a few of these balls down the lane, they'll either be stopped by the barrier or pass through one or the other slit and hit the screen at the back. And in fact, that's just what happens. Those balls that make it through always hit the screen directly behind either the... Throw a bunch of these balls. देखो, ये duality बता रहे करण, यहाँ पर है ना, make it through always hit the screen directly behind either the left slit or the right slit. ये बता रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल है
पार्टिकल जो है या तो लेफ्ट से जाएगा या तो राइट से जाएगा, है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माने तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? The double slit experiment was much like this, except instead of bowling balls, you use electrons, which are billions of times smaller. You can picture them like this. Let's see what happens if I throw a bunch of these balls. When electrons are hurled at the two slits, something very different happens on the other side. Instead of hitting just two areas, the electrons land all over the detector screen, creating a pattern of stripes, including some right between the two slits, the very place you'd think would be blocked. So, what's going on? Well, to physicists, even in the 1920s, this pattern could mean only one thing. Waves. Waves do all kinds of interesting things. Things that bowling balls would never do. They can split. They can combine. If I sent a wave of water through the double slits, it would split in two, and then the two sets of waves would intersect. Their peaks and valleys would combine, getting bigger in some places, smaller in others, and sometimes they cancel each other out. With the height of the water corresponding to brightness on the screen, the peaks and valleys would create a series of stripes and what's known as an interference pattern. So, how could electrons, which are particles, form that pattern? How could a single electron end up in place? उसमें कई सारी पैटर्न बन रहे थे। उस पैटर्न का नेचर कैसा था? तो आंसर है ब्राइट डार्क, ब्राइट फिर डार्क। जहाँ कुछ नहीं बना रहा उसका मतलब डार्क। जो रेड है वो ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसा बन रहा था। इसी पैटर्न को हम इंटरफेरेंस तो कहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको इससे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? तो इससे मैं ये समझा रहा था, जब वेव एडअप होंगी, एडअप मतलब दो वेव जो ऐसे करके काट रही थी आपस में, तो वो दोनों एक नेचर को शो कर रही है, या तो इसको या तो इसको या तो इसको या तो इसको। लेकिन रियलिटी में दो वेव को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, उसमें मल्टीपल बन सकती है। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 10 20 ऐसे करके पैटर्न दिखते हैं हमें। फिर थियोरेटिकली हम कितनी वेव मान के चल रहे हैं? 2। क्यों मान के चल रहे हैं? कि फिजिक्स में यही तो मतलब होता है आपको समझने का, कि फिजिक्स को पहले छोटे लेवल समझो, आसान तरीके से, उसके बाद समझ में आ जाए तो 2 से नहीं 4 से समझ लो, 8 से समझ लो, 20 से समझ लो, 20 30 जिससे भी समझना है समझ लो। तो पहले आपको केवल 2 को लेकर समझना पड़ता है। और वेक्टर क्यों किया? क्योंकि जब एक वेव की क्रैश पहुंचेगी ऐसे करके, तो दूसरी वेव की हो सकता है इसी पॉइंट पर ट्रफ पहुंच रही हो, तो ये दोनों डार्क कर देंगी। लेकिन 2 लाइट मिलके डार्क कब करेंगी, ब्राइट कब करेंगी, ये कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट है। इसको हम इसके बाद समझने जा रहे हैं। तो सुपरपोजिशन में क्या हुआ, ये कि 2 वेव आपस में उनकी डिस्प्लेसमेंट एडअप होती है। नाउ लेट्स वी सी कि एडअप होके वो कैंसिल कब करेंगी और मैक्सिमम ब्राइटनेस कब करेंगी। तो दो वेव आपस में एक दूसरे को तब काटेंगी जब वो दोनों कोहेरेंट होती है। अब कोहेरेंट एक नई टर्म, इसका मीनिंग क्या है तो समझना। कोहेरेंट नेचर किसके लिए हो रहा है ये सब? सुपरपोजिशन के लिए। ये किसके लिए किया जा रहा है? इंटरफेरेंस के लिए। इंटरफेरेंस में 5 6 पैटर्न है, सुपरपोजिशन में हमने 1 2 समझे। तो कोहेरेंट होने का मतलब है कि 2 वेव आने चाहिए जिनकी नंबर 1 वेवलेंथ सेम होनी चाहिए,
जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जिनकी स्पीड सेम होनी चाहिए, ऐसे में हम तब कहेंगे कि दो वेव जो है वो कैसी है, कोहेरेंट है। और इस प्रिंसिपल को दिखाने के साथ साथ मैं एक ऐड और करूंगा टर्म बाद में। अभी कोहेरेंट होने के लिए क्या जरूरी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का सेम होना। अब इसी कोहेरेंट के लिए फ्रीक्वेंसी को सेम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। स्पीड का हम समझते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कब सेम होती है, जब वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करे। अगर वो एक ही मीडियम में स्पीड सेम है और अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, तो वेवलेंथ कंपलसरी सेम मिलेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम कभी भी आपको दो डिफरेंट वेव की ऐसे नहीं मिल जाएगी। कैसे? जैसे मानो ये एक लेजर लाइट है, ये भी एक लेजर लाइट है। इसमें एक चीज और जोड़ लो, वो है कि मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम कलर, और मोनोक्रोमेटिक तो होना ही होना है। क्यों होना है आज समझाता हूं मैं। मान लो ये लेजर लाइट है, ये भी एक लाइट है, ये वेव को छोड़ती है, ये भी वेव को छोड़ती है। ये कैसे आगे बढ़ेगी, ये ऐसे गोले में आगे बढ़ेगी, फैलेंगी, ये फैलेगी ना। फैलने का नेचर कैसा है मैं उसको बनाता हूँ, ठीक है, कि सुपरपोज करे समझ में आए वो चीज़। ऐसे आगे बढ़ेगी, ऐसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। और ये वेव ऐसे ही नहीं, सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि इसकी लाइट हर जगह पहुंचेगी। और ये वाली देखो, इसकी भी हर जगह बढ़ेगी, ऐसे। ये क्या ये इस पॉइंट पे काट नहीं रही, मीट कर रही है, सुपरपोज कर रही है, सुपरपोज सुपरपोज हर जगह पे करेगी। और मैंने थोड़ी बहुत बनाई है, क्योंकि एक बीम में तो कई सारी लाइट होती है, इन्फिनाइट, तो सुपरपोज पक्का करेगी, करेगी। जब दोनों आगे बढ़ रही हैं, किसी एक पॉइंट को मान लो, ये इस पॉइंट को, ये वेव, ये कोई सी भी वेव मान लो जो मीट कर रही है आपस में, वो स्क्रीन पे पैटर्न बनाएंगे। अच्छा, जब वो पैटर्न बनाएंगी तो उनसे हमें ये देखने को नहीं मिलेगा, इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि किसी भी दो डिफरेंट सोर्स की सेम कलर भले ही हो, रेड और रेड, लेकिन दो डिफरेंट सोर्स हैं, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। इसके सेम होने के चांस कितने हैं? तो आंसर 0.0001%, बहुत ही कम, रेयरली, मानो होती ही नहीं है सेम। क्यों नहीं सेम होती? तो आंसर है लाइट निकलती कैसे है। तो आंसर कि अगर ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट कर रहे हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से जब जंप करके आएगा तो वो एक लाइट छोड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यही कर रहा है, वो भी लाइट छोड़ रहा है, लेकिन वो सेम वाइब्रेशन करके छोड़ेगा। इसका कितना चांस है? इसका बहुत ही कम चांस है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ने, एक इसका भी और उसका भी, दोनों सेम वाइब्रेट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। हम जब दोनों को सेम टाइम पे ऑन भी करेंगे लेजर लाइट को, तो इलेक्ट्रॉन सेम वाइब्रेशन करके लाइट को छोड़े, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो डिफरेंट वाइब्रेशन करके लाइट को छोड़ रहे हैं तो लाइट की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी, क्योंकि वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी। और ऐसे में जाना फिर वापस आना, ये कितने % चांस है कि सेम करेंगे दो इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है सेम करना इसको। तो इसीलिए दो डिफरेंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं, टू सोर्स ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट सोर्स।
क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन। उसके हम वाइब्रेशन के बारे में नहीं कह सकते कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ने सेम वाइब्रेशन छोड़ा। इसीलिए दो डिफरेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसीलिए आपने वीडियो में क्या देखा था कि जब वेव आगे बढ़ रही थी तो दो सोर्स थे ही नहीं। उसमें क्या किया हमने, ऐसे स्लिट बनाई और इस आती हुई एक ही वेव को, जिसके पास एक ही फ्रीक्वेंसी है, वो इस होल से पार होके आती है। अब बोलो, दो लाइट आगे नहीं आ गई? हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सोर्स यहां पर है, एक सोर्स यहां पर है, लेकिन दोनों सोर्स है ही नहीं। यहां पर क्या है, एक ही वेव को दो पार्ट में बांट लिया। क्या फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी तब अलग अलग होती है जब इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करके छोड़ता। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी। क्यों? सेम मीडियम। क्या मीडियम बदला है? नहीं बदला। तो जितने भी यहाँ पर वेव है जो वाइब्रेट कर रही है वो यहाँ से वाइब्रेट करते हुए आएगी, इस होल से पास होगी, इससे पास होगी और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ पास होगी। अब समझो कि इंटरफेरेंस करने के लिए दो स्लिट क्यों ली गई थी। इवन हम एक स्लिट से भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वी विल सी। हमारे पास एक तरीका और है, बिना दो सोर्स को लिए हमने एक मिरर को यहाँ सेट किया, एक को यहाँ सेट किया, सोर्स को यहाँ रख दिया, और ये एक स्क्रीन है, एक ऑन ऑब्स्टेकल दीवार मान लो। लाइट यहाँ से जाती है, ये लाइट टकरा के कई जगह पर आती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कई जगह पर। ये लेकिन ये पार नहीं आती है। वही लाइट पार आएगी जो यहाँ से होगी, और यहाँ पर भी सेम लाइट ऐसे गई और वही पार आएगी जो यहाँ से आएगी ना। यहाँ पर है हमारी आइज। नाउ टेल मी, अगर हम आइज से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखाई देगा? इसका पाथ चेंज करो, इधर, इसका चेंज करो इधर। बोलो हमें क्या अपीयर हो रहा है? कितने सोर्स हैं? दो। लेकिन रियलिटी में कितने सोर्स हैं? एक। तो ये भी कोहेरेंट है क्योंकि एक ही लाइट को हमने दो भागों में बांट लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। समझ में आया? कलर अलग हो सकता है क्या? ये वाली ये कोहेरेंट है, ये वाली कोहेरेंट नहीं है। आया ना? अब बताओ क्या इनका कलर अलग हो सकता है? नहीं, एक ही तो लाइट है। इसका हो सकता है क्या? नहीं, एक ही तो लाइट है। दो सोर्स होते तो कलर अलग होता। इसलिए कंपलसरी लाइट क्या होती है? एक कलर वाली, मोनो मतलब वन, क्रोमेटिक मतलब कलर, सिंगल कलर वाली। आए समझ में? तो मोनोक्रोमेटिक तो होगी ही होगी, लेकिन क्या नहीं होगी? तो आंसर है, अगर दो सोर्स हैं तो कोहेरेंट नहीं होगी, एक ही सोर्स होना चाहिए। दो सोर्स अपरेंट बनाए गए, ये बनाया गया, ये बनाया गया, वो भी एक ही वेव का। इसलिए हम ऐसे करके कोहेरेंट वेव को बना सकते हैं। तो कोहेरेंट वेव ही एक ऐसी वेव है जो एडअप होगी तो वो ब्राइटनेस तेज भी कर सकती है और ब्राइटनेस कम भी कर सकती है। जो सुपरपोजिशन को फॉलो करे उसके लिए क्या होना जरूरी है? कोहेरेंट। समझ में आया अब कि वो एक ही वेव होती है जो एक स्क्रीन पर जाएगी दो पार्ट में बट के, तो वो डार्क भी कर सकती है, ब्राइट भी कर सकती है। ओके, दैट इज द थिंग विच वी हैव टू नो। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। इसकी मैथमेटिक्स क्या है, इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है। तो कोहेरेंट का मतलब समझ में आया? ओके, अब यहां देखो थोड़ी सी टर्म और पढ़ लेते हैं। ये एक वेव है, इसकी इंफॉर्मेशन ये एक स्क्रीन है, यहां पहुंच रही है। क्या इसकी ब्राइटनेस जीरो होगी? नहीं,
ब्राइटनेस 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राइटनेस 0 के लिए या मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है? तो आंसर 2 कोवेलेंट है ना, यहाँ तो एक ही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा मुझे? तो आंसर है एक स्पॉट, मतलब ब्राइटनेस। कैंसिल तो हो नहीं सकती ना, ये 2 सोर्स नहीं, एक ही है, दिखेगी ब्राइटनेस। अच्छा, अब ये पहुंच रही है, कुछ देर के बाद ये पहुंचेगी, कुछ देर के बाद ये पहुंचेगी, या फिर मान लो कि स्क्रीन पर ये भी पहुंचेगी, ये भी पहुंचेगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी, ये सारे के सारे एक एक करके पहुंच रही है, हाँ कि ना? अब मुझे बताना, जब लाइट ऐसे करके कंटिन्यू आती जाएगी, क्या उसकी ब्राइटनेस में कोई फर्क आएगा? नहीं। अब इस कमरे की लाइट, क्या ब्राइटनेस में कोई फर्क आ रहा है? अगर मेरी बॉडी स्क्रीन है या फिर ये स्क्रीन है, तो लाइट आ रही है, क्या यहाँ पर चमक कम ज़्यादा हो रही है? नहीं, ब्राइटनेस सेम है, क्योंकि सारे की सारी वेव स्क्रीन पर पहुँच रही है। पहले ये पहुँचेगी, फिर ये पहुँचेगी, और जितनी भी वेव पहुँचेगी, इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है सबका एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि इसमें ब्राइटनेस को कौन डिसाइड करवाता है? तो आंसर है एम्पलीट्यूड। हर एक सेकंड में कितनी बार ये पहुंच रही होगी? एक सेकंड में ये एम्पलीट्यूड कितनी बार पहुंच रहा होगा? तो आंसर है, हम इतनी गिनती भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट की रफ्तार कितनी होती है? ये अगर हम यहाँ माने कि यहाँ ब्राइटनेस कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ पर और ज़्यादा है, यहाँ मैक्सिमम, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, ऐसा हमें अपीयर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? एक सेकंड में इतनी बार लाइट पहुँचेगी, और हमें हर बार क्या दिखाई देगा? बस ये, और इन सब का एम्पलीट्यूड कैसा है? सेम है। अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम है, तो इनकी इंटेंसिटी बोलो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये अगर एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये चमक कैसी होगी? सेम होगी ना। इसलिए हमें क्या दिखाई देगा? ब्राइटनेस कंटिन्यू, या तो ऐसा बोलेंगे ब्राइटनेस कंटिन्यू रहेगी, सेम, ब्राइटनेस सेम। मैं सही कह रहा हूं? अगर ऐसा है, तो इस तरह की वेव को हम कहते हैं कंसिस्टेंट वेव। अच्छा, फिर से एक और बनाता हूं मैं। ये बताओ, क्या इनका एम्पलीट्यूड सेम है हर सेकंड पर? नहीं, यहाँ एम्पलीट्यूड अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो ये एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो ब्राइटनेस कैसी रहेगी? ब्राइटनेस डिसकंटिन्यूअस, या फिर नॉट सेम। और ऐसी वेव को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट वेव। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लाने के लिए कैसी वेव होनी चाहिए? कंसिस्टेंट वेव, क्योंकि उस वेव की वेवलेंथ को बीच में जाके चेंज नहीं कर देंगे हम, कि वेव पहले प्रोपोगेट करके आती है, स्क्रीन से सेपरेट होने के बाद फिर से जाएगी स्क्रीन तक। अब मैं बीच में जाके ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर दूंगा, नहीं कर सकता मैं, तो क्या होगा? उसका डिस्टर्बेंस सेम रहेगा, वेव की ब्राइटनेस सेम रहेगी, वेव कंसिस्टेंट रहेगी। इसीलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए कौन सी वेव चाहिए हमें? कंसिस्टेंट। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर
इसकी जो इंटेंसिटी है उसका स्क्वायर तो हमने एम्पलीट्यूड कर दिया। अब हमको इसके बाद एक और चीज देखनी है। देखो वो क्या, अब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ चुकी है ना। ये स्क्रीन है, ठीक, यहां पर दो स्लिट है मान लो, ऐसे करके, ठीक है। यहां से वेव आती है और ये वाली वेव मान लो वो भी एक ही पॉइंट पर आएगी। दोनों मान लो यहां आती हैं, ये ऐसे करके। इनके आने का तरीका क्या होगा, ये दोनों बड़ी सी आएंगी ना ऐसे करके, ये अच्छा, ये ऐसा होगा, है ना। जब दोनों एक ही स्क्रीन पे पहुंच रही हैं तो क्या चीज एक्ट हो जाएगी, हम क्या चीज समझेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसे में इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ अलग तरीके से। मैं दो अलग अलग स्पॉट बनाता हूं इनके, एक ना बनाने की बजाय दो अलग अलग। लेकिन क्या समझेंगे, दोनों एक ही जगह पे पहुंच रही हैं, लेकिन मैंने कितने बनाए, दो अलग अलग। तो अब यहां समझना, ठीक है। एक वेव ये वाली है, दूसरी वेव मैं यहां बनाने जा रहा हूं। ये अब मैं बाकी सबको हटा देता हूँ। चल अब देखो ध्यान से, ये दोनों इसी का डायग्राम है। इसको देखो, क्रेस्ट, तो दूसरी वेव का उसके नीचे क्या है, उसी जगह पर क्रेस्ट, इसका ट्रफ, तो इसका भी क्या है, ट्रफ, इसका क्रेस्ट, तो इसका भी क्या पहुंचता है, क्रेस्ट। अगर इसका ट्रफ पहुंचता है तो इसका भी क्या पहुंचता है, ट्रफ। और इसका अगर ये पॉइंट पहुंचता है, मेन पॉइंट मान लो, मेन पॉइंट, इसका भी क्या पहुंचता है, मेन पॉइंट। तो क्या समझ रहे हो, दोनों वेव स्क्रीन पर साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंच रही हैं। ठीक है, फिर से अगर दो वेव साइमल्टेनियसली एक साथ स्क्रीन पर पहुंचे तो ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड है या फिर डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम हो जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्क्रीन पर हमें एक रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या होगा, तो आंसर है दोनों की दोनों
वेक्टर सम अगर करें, दोनों के क्रैश क्रैश, दोनों के ट्रफ ट्रफ, तो दोनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगी y1 प्लस y2। और अगर एम्पलीट्यूड पहुंचता तो a1 प्लस a2 ऐसा होगा, और ऐड होके इनकी जो ये मिलेगा ऐसे, दोनों क्या हुई है ऐड, ठीक। ये इसका एम्पलीट्यूड a, ये इसका एम्पलीट्यूड a, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कौन सी वेव है, कंसिस्टेंट कोहेरेंट वेव है, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, ये हमें पता है। जहाँ पर चमक ज़्यादा मिल रही थी, आपको मैं चमक का खेल इस इंटेंसिटी का बताता हूँ बारे में। जो वेव ओरिजिनली बिना स्लिट के आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके चमक थोड़ी सी कम है, स्लिट आती है और 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ने के बाद वो एक स्क्रीन पे मिलती है। जब वो स्क्रीन पे मिलती है, ऐसा रिजल्ट शो होगा, तो इंटेंसिटी जो ओरिजिनल है उसकी ये 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना। कितनी जाएगी ये 4 गुना ज़्यादा ब्राइट। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर कि एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे वॉलेट हो रहा है। यहाँ एनर्जी कम है, वहाँ एनर्जी ज़्यादा है। इस एनर्जी को हम कंजर्व करेंगे जब क्या पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। लेकिन अभी क्या समझना है कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है बताऊंगा। अच्छा, तो ऐसे में जब वेव का पैटर्न बनेगा तो इस पैटर्न को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये। और अगर हम ऐसा मान लेते हैं, मैं इसको फिर से बनाता हूं, अच्छा इसको समझते हैं, है ना। इसको मैंने कैसे बनाया आपको आपने देखा, आपको भी ऐसी ड्राइंग करनी है ना। अच्छा, अब समझो, एक वेव का क्रेस्ट पहुंचता है, उसके साथ में क्या पहुंचता है दूसरी वेव का ट्रफ। ये अगर इसका ट्रफ है तो इसका क्या पहुंचता है क्रैश, इसका क्रैश तो इसका ट्रफ, इसका ट्रफ तो इसका क्रैश। मतलब कि
दो वेव साइमल्टेनियसली स्क्रीन पर पहुंच तो रही हैं, लेकिन एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ, तो दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को? तो आंसर है एक दूसरे को दोनों स्क्रीन पर खत्म कर देंगे। मतलब यहां इंटेंसिटी 4 टाइम्स, मतलब ब्राइटनेस, और यहां क्या मिलेगा? डार्कनेस, है ना। और ये कब पॉसिबल है कि दो वेव मिलकर डार्क कर दें? जब दोनों कैसी है? कोहेरेंट, और जब दोनों एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ। फिर से द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी फॉर्म इफ द टू वेव्स हैविंग द सेम क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो कंस्ट्रक्टिव में क्या है? फिर से when the two waves reaching simultaneously on the screen, if both wave having the crest on the crest, trough on the trough, crest on the crest, then there will be constructive interference. If one wave having crest at the same instant, another wave having trough, crest on trough, trough on crest, crest on trough, then we will get destructive interference। आएगा दिमाग में कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है जो हमें समझनी है, ठीक है।